तो चलो बच्चों, चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक बचा है भाई। कौन सा टॉपिक है ये? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो नाम ध्यान से समझेंगे आप लोग। डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। जैसे नॉर्मल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो फिंगरप्रिंट है। मान लो ये ए है और ये बी है ना। तो आप देख सकते हैं ये दो लोगों के फिंगरप्रिंट है, दो अलग अलग फिंगरप्रिंट है ना। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या आप लोग को? देखिए, नहीं दिख रहे हैं ना, दोनों अलग अलग है। तो जैसे दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं, वैसे ही डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो दो लोगों में कभी भी सेम नहीं होते। तो इसी चीज का फायदा हम उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं? ताकि हम इन दोनों में तुलना करके हम एक दूसरे की पहचान कर सके कि दो लोग एक दूसरे से अलग कैसे हैं, है ना। तो इसका यूज हम बहुत जगह पर करते हैं। क्राइम सीन में अगर कोई सैंपल मिल गया है थूक से या फिर ब्लड से या फिर बाल से, है ना। तो इन सब चीज़ों का यूज करते हम पहचान करने के लिए आखिर इसमें जो डीएनए है वो किसका डीएनए है ना। तो इस हिसाब से हम पहचान में इसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल में देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब हम अंगूठे के फिंगरप्रिंटिंग से नहीं है भाई। यहाँ पर हम फिंगरप्रिंटिंग करेंगे डीएनए की। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो क्रोमोसोम है ना, ये एक और ये दूसरा। ये दोनों क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं कि सब हिस्से आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा है जो अलग है। ये जो येलो पोर्शन में आपके पास जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये दोनों में अलग अलग है। ये एक जीव का है, मान लो ए का है ये, और ये बी का है ना। तो दो अलग अलग जीव है और क्रोमोसोम का नंबर सेम है। मान लो ये एक नंबर का क्रोमोसोम है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए की इस क्रोमोसोम के सभी हिस्से सेम है, एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहा है हमको। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जो येलो पोर्शन में है, वो अलग है दोनों में, है ना। तो ये जो डीएनए में जो अंतर जो मिलता है, इसी का यूज करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ताकि हम दो लोगों की पहचान कर सकें कि दोनों में अंतर क्या है या फिर समानता क्या है। ठीक है, तो ऐसे अब इसका आप लोग एक एग्जाम्पल दे के मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए ये आ गया आपके पास एक सीन है, एक सीन क्रिएट हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्सन की डेथ हो गई है ना। यहाँ पर आपको ऐसे ब्लड वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हमको ना ऐसे दो ब्लड सैंपल मिलते हैं, है ना। एक और ये बी, दो ब्लड सैंपल मिले हमको, ए और बी, है ना। अब इस ब्लड सैंपल में हम क्या करते हैं, हमने दोनों की फिंगरप्रिंटिंग कर ली। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो मरा हुआ इंसान है ना, इसकी फिंगरप्रिंटिंग की। तो इसके डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, ये दो ब्लड सैंपल हमको मिले साइड में अलग से, तो इसको हमने इसकी भी फिंगरप्रिंटिंग की, इसमें जो डीएनए है उसका। तो एक का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इस मरे हुए इंसान से बिल्कुल मैच करता है ना। तो ये दोनों क्या है, सेम के हैं। तो अब हमने क्या किया, बी से फिंगरप्रिंटिंग की। तो बी का जो ब्लड सैंपल है वो अलग निकला, है ना। तो इस हिसाब से आपको क्या निष्कर्ष मिलता है इससे, मतलब आपको क्या जानने को मिला इस चीज से? देखिए, इस मरे हुए इंसान के पास हमको दो ब्लड सैंपल मिले, ए और बी करके, है ना। अब हुआ क्या इससे, ये जो ए है वो तो इसी का ब्लड ब्लड है, मतलब इसमें जो डीएनए है वो सेम टू सेम इस मरे हुए इंसान के जैसा ही है। तो ये दोनों सेम है। और जो दूसरा ब्लड मिला हमको, ये जो ब्लड है वो किसी दूसरे का है, क्योंकि इसकी अगर हमने फिंगरप्रिंटिंग की है तो हमको दूसरा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको जो ब्लड सैंपल मिला है बी, वो हमने यहाँ पर लिख के रखा है। देखिए ये है, ये बी है ना। बी में जो डीएनए था, ब्लड में जो डीएनए था बी वाले पर्सन के, उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दी। और यहाँ पर हमको ये ऐसा बैंड दिखाई देता है, ये बी में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा। अब हमने क्या किया फिर, हमने तीन लोग पकड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 और यहाँ पर है सस्पेक्ट 3। ठीक है, ये अब हमने तीन लोग पकड़े क्योंकि हमको डाउट हुआ भाई ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर इस पर्सन की जो हत्या है इन तीनों में से किसी एक ने की होगी, ऐसा हमको डाउट गया। तो हमने क्या किया, हमने जो ब्लड सैंपल से हमने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला था उसके बेस पर हम पहचान करने वाले हैं इन तीनों की। तो क्या किए हम, ये जो तीन सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 और ये सस्पेक्ट 3, इन तीनों का हमने सबसे पहले क्या निकाला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला।
अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला, अब हमारे पास एक सैंपल है जो हमने क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्लड सैंपल जो यहाँ पर मिला है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अगर इन तीनों में से एक, दो और ये तीन, इन तीनों में से अगर मैच कर जाता है तो इन तीनों में से जिससे मैच करेगा वही इसका खूनी है करके। अब क्या किया गया, फिंगरप्रिंटिंग किए तो हमने निकाला यहाँ पर सस्पेक्ट 1 का ये मिला, सस्पेक्ट 2 का यहाँ पर और सस्पेक्ट 3 का। अब हम देख रहे हैं इन तीनों में से कौन सा है जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एकदम सेम है, किससे, इस बी से, है ना। तो अब आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए सस्पेक्ट 1 दिखाई दे रहा है क्या, देखिए तो यहाँ पर ये एक बैंड है, यहाँ ऊपर में तो कोई बैंड नहीं है तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। सस्पेक्ट 2 का देखते हैं, सस्पेक्ट 2 का एकदम सेम, यहाँ पर जैसा वैसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर येलो वाला जैसा वैसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर ग्रीन वाला जैसा वैसा यहाँ पर भी है। मतलब सस्पेक्ट 2 का ब्लड जो है वो सेम मैच कर रहा है किससे, ये जो हमको सैंपल मिला है यहाँ पर बी, उससे। तो इस आधार पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो सस्पेक्ट 2 है यही यहाँ पर आया था और इसी ने इस इंसान की हत्या की, और इसका जो ब्लड है जो यहाँ पर ऐसे गिर गया था उसके सैंपल से हमने ये पहचान लगा लिया है कि कौन इसका दोषी है करके। ठीक है, तो आपकी नज़र में दोषी कौन हुआ भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के बाद सस्पेक्ट 1, 2 या फिर 3 कौन हुआ, सस्पेक्ट 2। ठीक है, ये है दोषी सस्पेक्ट 2। ठीक है, ये सब इतना कहानी सुने तो आपको क्या मजा आया, क्या निष्कर्ष निकला इस चीज से बताइए। आपने केवल ये देखा कि हम यहाँ पर कोई अननोन डीएनए है उसकी हम पहचान कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो डीएनए सैंपल्स हैं उससे, है ना। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि ये जो डीएनए सैंपल्स, ये जो बैंड यहाँ पर निकले हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, इसी को कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, समझ गए ना। तो आप यहाँ पर ये जो सैंपल यहाँ पर ये जो निकला हुआ है ऐसा, ये अभी सीखने वाले हो कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर, है ना, कैसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हमने एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था, है ना। तो वही चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमने वो डीएनए के बैंड्स कैसे निकाले, कैसे हमने पता लगा लिया कि जो ब्लड में जो डीएनए मिला था वो इससे मैच कर रहा है कैसे, है ना। तो वही प्रोसेस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डीएनए सैंपल्स की सहायता से हम पता लगा लेते हैं कि किसका किसका डीएनए का सैंपल मैच कर रहा है और किसका किसका नहीं कर रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर। अब इसके बारे में हम और जान लेते हैं कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत किसने की थी, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास ये दो चेहरे हैं, मस्त मस्त मुस्कुराते हुए चेहरे, है ना। यहाँ पर है, ये है एलेक्स जेफरी, है ना, ये एलेक्स जेफरी। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत की थी सबसे शुरू में। मतलब सबसे पहले किसने बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, एलेक्स जेफरी ने बताया। ठीक है, अब इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब भारत में मतलब इंडिया में अगर बोले कि किसको बोला जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, है ना, हु इज द इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर है डॉक्टर लालजीत सिंह, है ना, इनको बोला जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, है ना। इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, अब अगर आपको ओवरऑल पूछे कि कौन है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके तो आप एलेक्स जेफरी लिखोगे भाई, है ना। अगर वहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, इंडिया वर्ड जहां है वहां पर आप क्या यूज करोगे, डॉक्टर लालजीत सिंह। ठीक है, इन्होंने वी के कश्यप के साथ मिलकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी, यहाँ पर भारत में इसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार करके रख लेंगे आप, है ना, कि कौन है इंडिया के फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कौन है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, मतलब सबसे शुरू में किसने शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। तो नाम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक अल्टरनेट नाम भी है जिसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं,
है ना। जैसे किसी का प्रोफाइल बनाया जाता है ना, सेम वैसे यहाँ पर हम डीएनए का प्रोफाइल बनाएंगे कि कोई एक पर्सन है, उसके डीएनए में कैसे कैसे बैंड मिलते हैं, है ना, कैसे उसका प्रोफाइल बन रहा है डीएनए का, वैसा। इसलिए इसका नाम दे देते हैं अपन डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 99.9% जो जीनोम है, जितने भी जीव हैं उसमें, है ना, तो उसमें जो जीनोम है वो बिल्कुल सेम रहता है 99.9%, है ना, और 0.1% जो है वो डिफरेंट रहता है ना। तो यहाँ पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो क्या हम सेम चीज़ों का फिंगरप्रिंटिंग करेंगे क्या, या फिर सेम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना, कि दो लोगों में जो अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि अगर दो पर्सन है ना, उसमें सेम सेम चीजें हैं तो उसके बारे में डिस्कस करके आप क्या बताओगे? समानताएं बताओगे कि इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये। लेकिन आपको समानता नहीं बताना है, आपको अंतर बताना है, ताकि दोनों में पहचान कर सके कि ये इस चीज से अलग है करके। तो ठीक है, हमारे पास क्या है कि 0.1% जीनोम जो है वो डिफरेंट है सभी जीवों में, है ना। जैसे मैं और मेरा भाई है, तो दोनों में सारे जीन्स या फिर डीएनए सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, 99.9% सेम रहेंगे, लेकिन 0.1 है वो क्या है, अलग है, जो मुझे और मेरे भाई को अलग बनाता है। ठीक है, अलग बनाने का मतलब एक दूसरे का जीनोम कंटेंट जो अलग है 0.1%। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया है, ये 0.1% जो है ना वो इतना वैल्यू रखता है, 3 × 10⁶। ठीक है, 3 × 10⁶ है ये, है ना। तो यहाँ पर ये इतना अंतर रखता है, तो ये डाटा बिल्कुल याद करके रखेंगे आप कि 0.1% जो डिफरेंस है ह्यूमन जीनोम में, वो कितना कंटेंट है ना, जीनोम का कितना कंटेंट है। तो आपको यहाँ पर डाटा दिया जा सकता है 4 × 10⁶, 5 × 10⁶, या फिर 3 × 10⁶, या फिर 2 × 10⁶। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 × 10⁶। ओके, तो ऐसा आपको क्वेश्चन बनाना है बिल्कुल। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये जो सीक्वेंस हैं जो अलग है 0.1%, इनको बोला जाता है रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्या बोला जाता है? रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रिपीटेटिव डीएनए, और पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना पिछले क्लास में। तो रिपीटेटिव डीएनए का मतलब कोई डीएनए का सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हुआ है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 बार, मालूम नहीं कितनी बार, और एक तो ऐसे पढ़े थे 1.4 मिलियन बार रिपीट हुआ है, ऐसा, है ना। तो यहाँ पर हम उसी रिपीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बता दूं, दो लोग हैं, जैसे मैं और मेरा भाई है भाई, है ना। अब उसमें मेरे डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो 50 बार रिपीट हुए हैं। अब मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 में कोई सीक्वेंस है जो 50 बार रिपीट हुआ है मेरे अंदर, ठीक है, और मेरे भाई में वही सीक्वेंस क्या है कि वो 48 बार रिपीट हुआ है। तो अंतर नहीं हो गया इसमें कि मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है जिसमें 50 बार रिपीट है एक सीक्वेंस का, अब मेरे भाई के डीएनए में क्रोमोसोम नंबर 1 में वही सीक्वेंस 48 बार रिपीट है। तो इससे अंतर नहीं लगा पाओगे आप लोग कि मेरे अंदर वो सीक्वेंस 50 है, मेरे भाई में 48 है, तो अंतर तो निकल आया ना फिर यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही अंतर निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequences called as repetitive DNA, जिसको हम VNTR भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डिफरेंसेस हैं वो पता लगाएंगे कोई स्पेसिफिक रीजन का। DNA में कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसका हम पता लगाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं। जो डीएनए के सीक्वेंस रिपीट हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसको हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे आपको ये आखिर VNTR है क्या चीज। ठीक है, चलिए। दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको मालूम है कि 99.9% डीएनए एकदम एग्जैक्ट सेम है दो इंडिविजुअल्स में, और 0.1% डिफरेंट है। तो आप क्या करते हो कि 0.1% जो डीएनए है उसके बारे में पता लगाते हो। तो इसके पता लगाने के लिए आपने क्या किया? आपने ग्राफ बना लिया। क्या बना लिया? ग्राफ। तो ग्राफ जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आपने ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं दो पीक हैं,
यहाँ पर है मान लो पिक ए, यहाँ पर है पिक बी। तो यहाँ जो बड़ा पिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, तो इस बड़े पिक को बोला जाता है बल्क डीएनए। क्या बोला जाता है? बल्क डीएनए। ओके, ये अब ये है बल्क डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल पिक जो मिला है ना, ये है, इसको बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ये है भाई सैटेलाइट डीएनए। अब देखिए, ये जो बड़ा पीक है ना, ये है सेम टाइप ऑफ डीएनए। कैसा डीएनए? सेम डीएनए, ठीक है। अब ये जो छोटा पीक आपको दिखाई दे रहा है बी वाला, इसको हम सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं। ये है जो डीएनए डिफरेंस पाया जाता है ना हम में, वो वाला पीक। तो आपको यहाँ पर दो पीक दिखाई दिए, एक है बड़ा पीक जिसमें हम बात कर रहे हैं सेम डीएनए की, सेम डीएनए कंटेंट जो 99.9% जो सेम है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ पर? इस बल्क डीएनए में। कहाँ पर? इस बल्क डीएनए। और जो डिफरेंस है, जो अंतर पाया जाता है दो इंडिविजुअल्स में, हम वो कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? इस सैटेलाइट डीएनए में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर पूछ दें कि बल्क डीएनए में क्या है, तो सेम टाइप ऑफ डीएनए कंटेंट है ना, जीन्स सेम है, सब चीज सेम है, यहाँ पर 99.9% सेम है, हम उसकी बात करते हैं बल्क डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए में क्या बात करते हैं? सैटेलाइट डीएनए में हम बात करेंगे जो 0.1% अंतर पाया जाता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आपने ये पिक बना लिया सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा, है ना, जिसमें सेम टाइप के डीएनए जिनका भार ज्यादा है उनका एक बड़ा पिक मिला, और जो अंतर पाया जाता है डीएनए में, जो डिफरेंस मिला है ना, जो कम मात्रा में मिला है, उसका छोटा पिक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये आपने सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, जो ग्रेडियंट टेक्निक है उसके द्वारा आपने ये पिक तैयार कर लिया। अब आप क्या निकालोगे? इस सेम डीएनए का निकालोगे क्या? ये जो सेम डीएनए है बल्क डीएनए, इसका निकालोगे आप अंतर, क्योंकि ये सब जिस दो जीव हैं ए और बी, तो दोनों में ये सेम है, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। अब जो अंतर है वो पाया जाता है इस सैटेलाइट डीएनए में, तो दो लोग हैं, तो उसमें जो अंतर निकालोगे आप सैटेलाइट डीएनए में ही निकाल सकते हो। तो आप फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका डिस्कशन करते हो, ये बताइए। सवाल क्या है मेरा? बल्क डीएनए है और सैटेलाइट डीएनए है। आपको मालूम है बल्क डीएनए में क्या होता है? सेम टाइप की डीएनए है ना, जो डीएनए कंटेंट है वो एकदम सेम है दो लोग में, और जो सैटेलाइट डीएनए है वो अलग अलग पाया जाता है। तो आप बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप किसका स्टडी करोगे, है ना, किसके बारे में पढ़ोगे? सेम टाइप के बारे में पढ़ोगे या फिर डिफरेंट टाइप के बारे में पढ़ोगे? डिफरेंट टाइप के। तो आप यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है फिर? द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पिक, जो अभी हमने ग्राफ में देखा था वही चीज पढ़ रहे हैं। इन द अदर स्मॉल पिक्स आर रिफर टू एज सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो रिपीटेटिव डीएनए यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो सीक्वेंस है, ये मान लो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, जिससे प्रोटीन बनता है। यहाँ पर भी है प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। मतलब ये कोडिंग एरिया है जहाँ से प्रोटीन बनता है ना। यहाँ पर कोड है जहाँ प्रोटीन बनाने वाले कोड प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस जो ग्रीन में है, ये दो जगह, ये है नॉन कोडिंग रीजन्स, मतलब जहाँ से प्रोटीन के लिए कोड नहीं है ना, प्रोटीन बनाने वाले कोड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं दो जीन्स के बीच एक सीक्वेंस है, ए ए जी जी सी सी टी टी। अब इस यही सीक्वेंस, इस जीन, ये जो एरिया है, मान लो इसको हम ए मान ले और इसको हमने बी बोल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में जो सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस बी के बाद भी है एकदम सेम। मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया है? रिपीट हुआ है ना। तो यही रिपीट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिपीटिंग सीक्वेंस है वो कितना पाया जाता है एक इंडिविजुअल में, है ना। ये जो रिपीट्स हैं, मान लो मेरे अंदर यही रिपीट्स, ये जो ए ए जी जी सी सी टी टी सी वाला, ये मान लो मिल रहा है 50 बार, और मेरे भाई में यही सीक्वेंस मिल रहा है 48 बार या फिर 30 बार, जितना भी हो, है ना। लेकिन 50 से कम मिले या फिर 50 से ज़्यादा मिले, ये अंतर कहलाता है। तो हम इन रिपीट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इसका प्रिंसिपल देखिए भाई, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या बोलना चाहता है? प्रिंसिपल का मतलब पढ़ाने वाला प्रिंसिपल नहीं है रे,
जो स्कूल में प्रचार वगैरह रहता है वैसा नहीं है ना। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए 99.9% जो डीएनए है, जिसको हम बल्क डीएनए बोलते हैं, वो क्या है, सेम है हर जीव में। और 0.1% जो डीएनए कंटेंट है, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं, ये डिफरेंट है जियो में, ठीक है। तो हम 0.1% के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब मैक्सिमम हम यहाँ पर स्टडी किसके बारे में करेंगे, सैटेलाइट डीएनए की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन द सम स्पेसिफिक रीजन्स, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में, जहाँ पर डीएनए सीक्वेंस क्या रहते हैं, रिपीट के रूप में पाए जाते हैं। मतलब डीएनए सीक्वेंस का रिपीट मिलता है हमको, ठीक है। तो हम उन सीक्वेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। Important for DNA fingerprinting are short nucleotide repeats that are vary in number। हम यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स जो वेरी करते हैं नंबर में, मतलब संख्या में ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, मतलब सेम नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, अलग अलग। कई में 40-50, मतलब एक इंडिविजुअल में 40 है तो दूसरे में ये 50 हो सकता है, 60 भी हो सकता है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग पाए जाते हैं नंबर में, संख्या में, ठीक है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बात मैं समझाता हूँ। यहाँ पर है एक क्रोमोसोम, देखिए ये एक क्रोमोसोम, ठीक। यहाँ पर है ये दूसरा क्रोमोसोम। यहाँ पर आपके पास दो क्रोमोसोम दिख गए आपको, ठीक है। यहाँ पर दो क्रोमोसोम है। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ ये दोनों क्रोमोसोम सेम है ना। हमने दो इंडिविजुअल लिए, दो लोगों के क्रोमोसोम है, येलो कलर वाला एक अलग का और ये रेड कलर वाला किसी दूसरे का। अब इसमें ये है क्रोमोसोम नंबर पहला। अब दोनों में क्या है कि कोई एक जगह है जहाँ पर सीक्वेंस है ATGC। अब ये सीक्वेंस जो है इस रेड वाले में ये है 10 बार। अब ATGC का सीक्वेंस इस येलो वाले में है 6 बार, है ना। तो आप देख सकते हो कि दो लोगों के क्रोमोसोम में इस संख्या में अंतर आया है, बिल्कुल, एक में 10 बार है, एक में 6 बार है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी हुआ, संख्या में इसमें क्या हो गया, चेंज आया ना, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, एक में 10 है, एक में 6 बार है। अब यही चीज सेम इंडिविजुअल में भी होता है कि मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम, ये है दूसरा क्रोमोसोम। अब हम बोल रहे हैं कि एक ही इंडिविजुअल के क्रोमोसोम है लेकिन दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है ना। एक है ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 है और ये क्रोमोसोम नंबर 7 है, 5 और 7 है ना। तो हैं ये दोनों एक ही जीव के, लेकिन इसके जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, मान लो इसमें ATGC, ये है क्रोमोसोम नंबर 5 में, ये 5 है ना, 5 और 7 है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 5 में इसकी संख्या है 6 बार और इस क्रोमोसोम नंबर 7 में इसकी संख्या है 18 बार। तो अंतर हुआ। सिंपल वही चीज यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम में जो रिपीटिव सीक्वेंस है वो जीव, है ना, मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल में इसकी संख्या अलग अलग रहती है और ये जो संख्या है वो क्रोमोसोम में भी अलग अलग रहती है सेम इंडिविजुअल के, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल बताइएगा, है ना। चलिए, दीज आर वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, और इसको शॉर्टकट में VNTR भी बोलते हैं, ठीक है। जो रिपीट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ना AAGGCCTT ऐसे करके ये 3 बार रिपीट ऐसे दिखा है हम लोग यहाँ पर, ये 2 बार है, उसके बाद यहाँ पर है। ये जो ये एरिया है ये कहलाता है आपका कोडिंग रीजन, जहाँ से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये जो रिपीट्स है ना, रिपीटेटिव डीएनए, यहाँ से कोई प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये रिपीट्स काउंट करेंगे हम, ठीक है। ये हर जीव में अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, जो यहाँ पर डिस्कस की वही बात है ना, कि एक इंडिविजुअल के दो अलग अलग क्रोमोसोम में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल। वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये, है ना। इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है बहुत ही हाई डिग्री में। कैसे ये हो सकता है कि मान लो
बेस में, है ना, इसमें जो बेस है इसका क्रम अलग अलग हो सकता है, पहला। दूसरा है, इसमें जो संख्या है, मान लो यहाँ पर कितने हैं, 8 है ना, तो हो सकता है इसकी संख्या 10 हो, 20 हो, है ना, मतलब 10 का रिपीट हो, चाहे 15-15 सीक्वेंस का रिपीट हो, ऐसा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, ये जो सीक्वेंस है, रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये एक जैसे नहीं रहते हैं, अलग अलग टाइप के रिपीट्स हो सकते हैं। कोई 10 का हो सकता है, कोई 15 का रिपीट हो सकता है, कोई 20 का रिपीट हो सकता है ना। ये जो बेस है उसकी बात कर रहे हैं ना। बेस में रिपीट, बेस अलग अलग टाइप के, सीक्वेंस में रिपीट, इसकी संख्या में अलग अलग टाइप के रिपीट्स ऐसे देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के आपके पास ये रिपीट्स रहेंगे, है ना। कोई रिपीट्स 10 नंबर का हो सकता है, 10 नाइट्रोजनस बेस का हो सकता है, कोई रिपीट्स 15 नाइट्रोजनस बेस का हो सकता है। ये तो हो गया संख्या में अंतर। दूसरा अंतर ये हो सकता है कि मान लो कोई सीक्वेंस है कितने का, AAGGCCTT, ये सीक्वेंस है। कोई दूसरा जगह रिपीट हो सकता है जो इसके जैसा ना हो, कोई दूसरा हो, मान लो उसके शुरुआत हुआ CCTTGG से, ऐसा। तो बेस में भी आपको ऐसा अंतर देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म करके। ठीक है, ये रिपीट्स जो रहते हैं वो क्या है, बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब तो बहुरूपता, अलग अलग रूप के, अलग अलग टाइप के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए। साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 से 20 KB तक। ठीक है, तो ये जो साइज दिया गया है ये आप लोग मार्क करके रखेंगे आपके एनसीईआरटी में, अगर साइज दिया है तो बिल्कुल, है ना, कि VNTR है जिसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसका जो साइज है वो रहता है 0.1 से लेकर 20 KB तक। ठीक है, चलिए। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पर से आप क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, कि हम कितने परसेंट डीएनए का यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो 0.1%, है ना। तो 0.1% डीएनए को हम किस नाम से जानते हैं, सैटेलाइट डीएनए, है ना। हम किस डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, सैटेलाइट की, बल्क की, किसकी, तो आप बोलोगे सैटेलाइट डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, बल्क की नहीं करते करके। ठीक है, अब हम जो फिंगरप्रिंटिंग करते हैं वो रिपीटेटिव सीक्वेंस का करते हैं कि सेम सीक्वेंस का करते हैं, तो आप बोलोगे रिपीटेटिव डीएनए का, है ना। तो ये जो है, जो रिपीटेटिव डीएनए है, क्या सभी जीवों में सेम संख्या में मिलता है, बिल्कुल नहीं, सब में पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, सब में अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी ये डिफरेंस शो करता है। ठीक है, एक ही इंडिविजुअल के 2 क्रोमोसोम में अलग अलग टाइप का हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, VNTR बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो VNTR है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है या नहीं करता, बिल्कुल पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है ये। ठीक है, और बहुत ही हाई डिग्री में करता है, बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है ना। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है हमको, छोटे छोटे सीक्वेंस से लेकर बड़े बड़े सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, है ना। उसके क्रम में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, ये है। अब इसका जो साइज है, VNTR का साइज क्या, VNTR का साइज क्या बताया आपके एनसीईआरटी में, 0.1 से लेकर 20 KB तक, तो ये आप याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, सैटेलाइट डीएनए। अब हम जिसकी स्टडी करेंगे उसके बारे में देखें कि सैटेलाइट डीएनए है क्या चीज, ये है क्या, है ना। सैटेलाइट डीएनए जिसको हम 0.1% बोल रहे हैं, वो है क्या चीज और कैसे हम इसमें अंतर बता पाते हैं। देखिए सिंपल, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बेस कंपोजिशन, है ना, ध्यान से सुनना। इसमें हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं सैटेलाइट डीएनए को, जैसे मेनली हम 2 प्रकार के सैटेलाइट डीएनए हैं ऐसा पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट, एक को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। यहाँ पर लिखा है देखिए, है ना, माइक्रो सैटेलाइट और ये है मिनी सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो अंतर जो निकाले हैं सैटेलाइट डीएनए का, वो कैसे निकालें, देखिए। बेस कंपोजिशन है ना। बेस कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि मान लो यहाँ पर एक डीएनए है, इसमें सीक्वेंस है AATT, फिर AA, ये सीक्वेंस है। अब यही रिपीट ऐसे कई जगह पर मिल रहा है एक ही डीएनए में,
यहाँ पर फिर से क्या मिल गया आपको, ए ए टी टी, फिर से ए ऐसा, तो ऐसे रिपीट मिल रहे हैं ना। तो हो सकता है ये जो आपके पास रिपीट है ये ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन है ना, कि अगर आपके पास रिपीट क्या हो सकता है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, है ना, तो ऐसे रिपीट हो सकते हैं। तो बेस कंपोजिशन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है ना, ये जो ए टी टी ए ऐसा सीक्वेंस है, वो यहाँ पर क्या है, अलग है, ए टी टी ए है ना, बेस नाइट्रोजनस बेस ऐसा है। अब दूसरा जगह जो रिपीट है वो है ए टी जी सी, तो ये दोनों सेम लग रहे हैं क्या आपको, कि अलग अलग लग रहे हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल, है ना। तो ये जो अंतर है ये है बेस कंपोजिशन, कि ये जो रिपीट्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, इसमें अलग अलग भी हो सकता है। कोई जो रिपीट है वो हो सकता है ए टी टी ए का बना हो, कोई रिपीट ये हो सकता है ए टी जी सी के बना हो, कोई रिपीट और हो सकता है जो जी सी टी ए का बना हो, ऐसा है ना। तो ये रिपीट्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बेस के हो सकते हैं। तो बेस कंपोजिशन का मतलब यही है कि अलग अलग बेस के बने हो सकते हैं ये रिपीट्स, ठीक है। जो सीक्वेंस है बेस का वो अलग अलग हो सकता है। अब लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो सेगमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ए टी टी ए लिखे हैं यहाँ पर, ए टी टी ए, ये है ना। तो ये कितने का सीक्वेंस है आप इसको गिन सकते हो क्या, ए टी टी ए यहाँ पर मतलब छः हैं, कितने हैं, छः, है ना। यहाँ पर इसकी संख्या है छः, कितनी है, छः, ठीक है। तो छः है इसकी संख्या। अब कोई रिपीट हो सकता है जो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये जो रिपीट है ये 4 का है, आप देख सकते हैं ए टी जी सी, ये कितने का है, ये 4 का है, ठीक है। तो ऐसे इसका जो सेगमेंट है रिपीटेटिव डीएनए का वो अलग अलग भी हो सकता है। पहला आपने क्या देखा, बेस कंपोजिशन, जिसमें बेस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपने देखा लेंथ ऑफ सेगमेंट, कि कोई रिपीट जो बना हुआ है वो 6 नाइट्रोजनस बेस का बना है, कोई 4 का बना हो सकता है, कोई 10 का बना हो सकता है, कोई 20 का बना हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे रिपीट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये है नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो ये मान लो रिपीटेटिव डीएनए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमने 2 बनाया है, एक और ये करके 2, इसकी संख्या हो सकती है 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी हो, है ना। लेकिन 2 जीव में अलग अलग हो सकते हैं। मान लो किसी जीव में ये संख्या है ए टी टी ए कितना है, 20, है ना। अब कोई दूसरा जीव है उसमें ए टी टी ए की संख्या है मान लो 40, तो ये अंतर नहीं आया इसमें, एक में 20 है और एक में 40 है। तो यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए में आपने 3 जगह पर ऐसे अंतर निकाल लिया। बेस कंपोजिशन, जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है वो अलग अलग हो सकता है, एक ही टाइप के नहीं हो सकते, ठीक है, अलग अलग होता है। लेंथ ऑफ सेगमेंट, जो रिपीटेटिव सेगमेंट जो बना है वो उसका लेंथ देखेंगे कि कितने नाइट्रोजनस बेस का वो सेगमेंट है, क्या वो 8 का बना है कि 10 का बना है कि 20 का बना है, ऐसे। नंबर ऑफ रिपीट्स देखेंगे कि कितना वो रिपीट हुआ है, क्या वो 10 बार रिपीट हुआ है, क्या वो 20 बार रिपीट हुआ है, क्या वो 100 बार रिपीट हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपने ऐसे अंदर निकाल लिया इसके हिसाब से। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, सैटेलाइट डीएनए जो है वो 2 प्रकार के हैं, है ना, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट है ना, ये है एटी रिच रीजन, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम आपको एडेनिन और थायमिन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पर, माइक्रो सैटेलाइट में, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है, इसका जो बेस पेयर है ये क्या है, 2 से 6 बेस पेयर लॉन्ग का बना होता है। कितने बेस पेयर, 2 से 6 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है, मतलब ये छोटा सेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो रिपीट है वो हो सकता है 10,000 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है। अब दूसरा है माइक्रो मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट जिसको हम VNTR भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स। तो यहाँ पर ये है VNTR, वो जीसी रिच है, क्या है, जीसी रिच, जीसी रिच का मतलब ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब इसका जो सीक्वेंस है वो रहता है 10 से लेकर 100 बेस पेयर तक, है ना। ये जो माइक्रो सैटेलाइट है उसका क्या था, 2 से 6 था, लेकिन इसका कितना है, 10 से 100 बेस पेयर, है ना। और इसकी रिपीट की संख्या कितनी हो सकती है, देखिए 500 से 30,000 तक, है ना।
तो यहाँ पर इसकी रिपीट की संख्या माइक्रोसैटेलाइट से कम है। क्या है? कम है ना? लेकिन इसमें बेस पेयर की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो आप बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या यूज करते हो? माइक्रो सैटेलाइट यूज करते हो कि मिनी सैटेलाइट यूज करते हो? क्या यूज करते हो? यहाँ पर लिखा हुआ है ना VNTR। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या करते हो? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या करते हो? VNTR की स्टडी करते हो। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपके पास आंसर है। आपको सवाल क्या पूछा जाएगा उसका आंसर देखिए, है ना? माइक्रो सैटेलाइट या फिर मिनी सैटेलाइट की स्टडी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। तो किसकी कर रहे हैं? मिनी सैटेलाइट की। किसकी? मिनी सैटेलाइट की। ठीक है। और मिनी सैटेलाइट जो है उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है। इसका जो बेस पेयर जो संख्या है वो आप लिख सकते हो। ये जो रिपीट है 10 से लेकर 100 तक बेस पेयर के हो सकते हैं, है ना? इसमें आपको क्रम नहीं पूछे कि इसका क्रम क्या होगा, सिंपल बोला गया है इसका जो नंबर है वो कितना हो सकता है। ठीक है। ये हो गया आपके पास माइक्रो सैटेलाइट क्या है, मिनी सैटेलाइट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? सिंपल। तो माइक्रो सैटेलाइट को SSR भी बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट है ना। तो SSR भी क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए एस एस आर जिसको हम सिंगल सीक्वेंस रिपीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल सीक्वेंस रिपीट। ये STRS शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, है ना? सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स और शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी बोलते हैं, या फिर इसको माइक्रो सैटेलाइट भी बोलते हैं क्योंकि 1 से 6 बेस पेयर लंबा रहता है। ठीक है। अब आप इसकी स्टडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नहीं करते, ये बात एकदम नोट करके रखिएगा कि हम केवल VNTR का यूज़ करते हैं क्या करने में? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालने में। हम SSR का यूज़ नहीं करते, ना ही STR का यूज़ नहीं करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब ये आप इसका यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसे शॉर्ट रिपीट्स हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं, है ना? अब इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो अब बहुत ज्यादा काउंट करोगे या फिर जो रिपीट्स बहुत कम संख्या में अंतर दिखा रहे हैं उसको काउंट करोगे, है ना? तो VNTR जो है वो बहुत ही क्या है, संख्या में कम पाए जाते हैं ना। भले ही उसका जो लंबाई है VNTR का, है ना, वो ज्यादा है, लेकिन उसकी संख्या तो कम है ना? एक VNTR मान लो 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है एक सीक्वेंस, उसका रिपीट है ऐसा बहुत सारा, है ना? तो मान लो उसका रिपीट है 20। अब एक है STR जो बना है छोटे छोटे जो नाइट्रोजनस बेस के सेगमेंट से, मान लो 4-4 से मिलकर बना है और उसकी संख्या लाखों में है। तो अब ये लाख तक काउंट करोगे, लाख तक वाला अंतर निकालोगे, या फिर छोटे छोटे ये जो सेगमेंट है VNTR उसका निकालोगे जो संख्या में कम है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा हम SSR या STR यूज नहीं करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, VNTR की यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, कम है। भले ही इसमें नाइट्रोजनस बेस की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन इसके रिपीट्स की संख्या कम है। तो जब हम रिपीट्स की संख्या कम है उसमें अंतर जब गिन सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा रिपीट्स क्यों काउंट करेंगे? इसलिए हम क्या करते हैं? VNTR की स्टडी करते हैं, ना कि STR की। ठीक है। दिस सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है ना। जो सीक्वेंसेज हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं, इनसे प्रोटीन बनाने वाले कोड नहीं बनते। ठीक है। ये कोड्स नहीं रखते हैं प्रोटीन बनाने वाले। दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, है ना? जो मैक्सिमम जो ह्यूमन जीनोम है उसमें सबसे ज़्यादा यही रहते हैं, लार्ज पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। नॉन कोडिंग रीजन्स ही ज़्यादा रहते हैं। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। अब ये जो रिपीट्स हैं जो कि अंतर दिखाते हैं, है ना, यही तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाते हैं ना। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि STR की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? VNTR के बारे में। ठीक है। आप STR से भी निकाल सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। बस आपको काउंट करना आना चाहिए, आप काउंट करो लाखों तक आराम से निकाल लो, है ना? लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए VNTR यूज करते हैं ताकि हमको कम गिनना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना हो, है ना? बिल्कुल। पॉलीमॉर्फिज्म इज द वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो जेनेटिक लेवल में ही अंतर है, सही बात है। इसमें म्यूटेशन वगैरह होता है जिससे हमको ये जो रिपीट्स में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये जो क्वेश्चन इससे बनता है वो ऐसे बनता है ना, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें जो चेंज आपको दिखाई देता है, वेरिएशन जो आपको दिखाई देता है, वो कहाँ तक, ये फिजिकल लेवल तक है, जेनेटिक लेवल तक है, सेलुलर लेवल तक है, या फिर टिश्यू लेवल तक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन से लेवल तक है, जेनेटिक लेवल तक है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल मार्क करके रखेंगे। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमको डीएनए कहीं से भी मिले, है ना, वो एकदम एग्जैक्टली सेम ही रहते हैं कोई एक इंडिविजुअल में। देखिए, जैसे मुझे मान लो डीएनए एक इंडिविजुअल है, उससे मुझको डीएनए मिल गया उसके सेल से, तो वो सेल मुझे कहीं से भी मिल सकता है। ब्लड से भी सेल मिल सकता है, हेयर फॉलिकल से, जो रूट पोर्शन है हेयर का, वहाँ से मिल सकता है, स्किन से मिल सकता है, हड्डियों से मिल सकता है, सलाइवा से, स्पर्म से मिल सकता है। मुझे कहीं से भी हो एक सेल मिलना चाहिए, उस सेल में डीएनए मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं हेयर का ऊपरी हिस्सा, अब भाई हेयर का ऊपरी हिस्सा वो खुद डेड है हेयर, तो वहां से क्या निकाल लोगे, है ना। आपको रूट चाहिए, हेयर का रूट चाहिए जहां पर सेल है ना, सेल, वहां से फिर आप निकाल सकते हो क्या, क्या निकालोगे, डीएनए निकालोगे, है ना। तो डीएनए निकालोगे वहां से, बिल्कुल। तो ऐसे आप डीएनए निकाल के आप उसको फिंगरप्रिंट करते हो, फिर स्टडी करते हो, तुलना करते हो कि कौन इसका दोषी है, कौन इससे समानता रख रहा है, ये सब बताते हो। ठीक है, तो सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसका यूज़ फॉरेंसिक्स में हम बिल्कुल करते हैं। हमको ये बताना होता है कि कोई किसी से समानता रख रहा है या फिर इसमें जो अंतर है ना। जैसे कई कई बार ऐसा होता है, हमने देखा हुआ है कि कहीं पर कुछ ब्लास्टिंग वगैरह हो गया रहता है कहीं पर भी, है ना, तो वहाँ पर ऐसे कुछ टुकड़े पड़े रहते हैं ना, मांस वगैरह के ऐसे कुछ टुकड़े, तो वो किसका है ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टुकड़े से डीएनए निकाल के उसका फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं। उसका फिंगरप्रिंटिंग कर लिए, और जो एक जीव वहाँ पर है, जिस जो मृत है ना, उसके भी हमने फिंगरप्रिंटिंग कर ली। अगर दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको सेम मिलता है, तो आप ये बता सकते हैं ये जो टुकड़ा है, चाहे वो टुकड़ा हाथ का हो, चाहे पैर का हो, किसी का भी टुकड़ा हो, है ना, वो आप ऐसा बता सकते हो कि ये इसी का है करके। तो समानता बताने में भी और अंतर बताने में भी आप इसका यूज़ करते हो। तो आइडेंटिफिकेशन में मेन यूज़ हो रहा है ना। ये आप लोग को बिल्कुल ये लग रहा होगा कि काम की चीज़ नहीं, ये फालतू है करके, लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके द्वारा बहुत सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, लोगों को पहचान लिया जाता है। कोई ये क्लेम करता है ना कि मैं इसका बच्चा हूँ करके, है ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा ये किया जाता है कि उसका फिंगरप्रिंटिंग निकाल लेते हैं दोनों का डीएनए का, है ना। अगर उसमें सिमिलैरिटीज रहती है, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज अगर मिल गई उससे, है ना, तो उसको ये बता दिया जाता है कि वो उसी का बेटा है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के डीएनए में अगर आपको अंतर दिखाई दिया, है ना, दोनों के डीएनए दो अलग अलग है, अब दोनों के डीएनए में अगर अलग अंतर दिखाई दिया, तो फिर उसको ये बोला जाता है कि आप इसके बेटे नहीं हैं या फिर इसकी बेटी नहीं है करके। तो ये अंतर मतलब आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है ना। ठीक है, तो ये ऐसा बहुत सारा यूज है इसका। तो अभी तक आपने क्या देखा, क्या सीखा, मैं बता रहा हूँ। देखो, आप किसका यूज़ करते हो, वीएनटीआर का यूज़ कर रहे हो ना, तो वीएनटीआर से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो बैंड्स हैं वो कैसे निकालोगे, आप पहचान कैसे करते हो, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया ना, कहीं से मिला था वो ब्लड सैंपल, उसके बाद इस ब्लड से आपने क्या निकाला, डीएनए निकाला, ये डीएनए निकाल लिए। ठीक है, अब आपने एक कैंची ली, तो कैंची का मतलब ऐसे नहीं कि भाई कि आपके पास जो सिलाई मशीन की कैंची उससे काट दो, ऐसा नहीं है ना। डीएनए है, उसको काटने के लिए क्या है, बायोलॉजिकल सीजर्स लगते हैं, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, है ना। तो इन एंजाइम की मदद से आपने डीएनए को ऐसे काट लिया। देखिए डीएनए जो है ये आपने काट के रखा, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीएनए के जो सेगमेंट बने हैं, ये सब सेम आकार के हैं क्या, देखिए, तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, कोई भी सेम आकार का नहीं है, तो अलग अलग साइज के आपके पास ये सेगमेंट मिल गए। अब आप क्या करते हो, सिंपल सी बात, ये जो डीएनए मिला है आपको, इसकी आपने यहाँ पर ऐसे कटिंग कर दी, है ना।
अब आप क्या करते हो, आप ये जो डाटा है आपके पास ये नष्ट ना हो इसलिए आप क्या करते हो, ये जो डाटा है आपके पास ये नष्ट हो इसलिए क्या करते हो, आप इसकी सबसे पहले कॉपी करोगे। क्या करोगे, कॉपी, ताकि अगर कोई सेगमेंट नष्ट हो जाता है उसके बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन रहे कि मेरे पास वो हिस्सा है ऐसे करके। तो आप इसकी पहले कॉपी करोगे, तो बहुत सारी कॉपी आपने बना ली। तो कॉपी करने के लिए बहुत सारे मतलब ऐसे ऑप्शन है आपके पास, है ना। एक है आपके पास वेक्टर के थ्रू जियो में, है ना, वेक्टर के थ्रू जियो में पहुंचाना होस्ट में। दूसरा तरीका है पीसीआर, पीसीआर, पीसीआर के थ्रू आप कर सकते हो ऐसा कॉपी। तो ये सब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने कॉपी कर लिया। कॉपी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ये डर है कि अगर वो डाटा लॉस हो गया तो फिर मैं वो डाटा दोबारा कैसे प्राप्त करूंगा, है ना। जाके वहां पर ब्लड सैंपल वो नहीं है, अब वहां से फिर से कैसे आप डीएनए निकालोगे, है ना। इसलिए आप क्या करते हो, सबसे पहले इसकी कॉपी कर लेते हो। तो आपने कॉपी कर ली, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद आपने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसे प्लस और माइनस चार्ज रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे प्लस चार्ज है, इधर ऐसे माइनस चार्ज है ना। तो डीएनए को यहाँ पर ऐसे ना, ऐसे डाला जाता है, यहाँ पर ऐसे डाले। फिर जो छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट हैं, है ना, वो इधर कहाँ बढ़ते हैं। डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के पास रहेगा क्या, इधर रहेगा क्या, वो बताइए। डीएनए खुद डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर रहेगा क्या, नेगेटिव के साइड नहीं। वो कहाँ से कहाँ बढ़ता है, इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इधर आएगा। तो जो डीएनए के सेगमेंट छोटे छोटे हैं, जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे हैं ना, ये सब क्या करेंगे, यहाँ से जल्दी जल्दी आ जाएंगे इधर। तो ऐसे आपको ऐसे बैंड दिखाई देता है, ऐसे यहाँ पर ये जो बैंड दिखा है ना ऐसा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसका ऐसे आपको ये जो बैंड है ये आपको मिल गया ना, इसको सबसे पहले आपने पेपर पर ट्रांसफ़र किया, इस मेम्ब्रेन पर, है ना। अब इस डीएनए को यहाँ पर मेम्ब्रेन में डाला तो ये मेम्ब्रेन जो रहता है वो रहता है नाइट्रोसेलुलोज का बना हुआ, है ना। इसको हम बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग करके, क्या बोलते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग, है ना। डीएनए को मेम्ब्रेन में ऐसे ट्रांसफ़र करना, ये क्या कहलाता है, साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ऐसे पेपर में हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इस पेपर में क्या है, वो जो डीएनए है वो छपा हुआ है इस पेपर में। यहाँ पर जो डीएनए था वो कहाँ छपा हुआ है, इस पेपर में छपा हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस मशीन में ऐसे डाल दिए, किसको डाल दिए, पेपर को, है ना। अब ये मशीन जो है वो क्या है, एक रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ का मतलब यहाँ पर जो हमने इसमें कुछ क्या डाले थे, कुछ लाइट वगैरह लगा दिए थे इस डीएनए में ना, ऐसे प्रोब लगा, जिसको प्रोब बोलते हैं ना, ताकि हम उसको पहचान सकें कहाँ पर डीएनए है करके। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डीएनए रहता है ना, वहाँ वहाँ पर ये लाइट इमिट करता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है, तो है ना। तो रेडियो एक्टिव प्रोब लगा दें जिससे लाइट इमिट करता है। तो एक्सरे, ये जो रेडियोग्राम है उसके द्वारा हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे फोटो खींच लिया इसका। तो हमको जहाँ जहाँ डीएनए रहेगा वहाँ पर ऐसे ए जो लाइट है ना वो जलेगा, जहाँ जहाँ डीएनए वहीं वहीं पर जल रहा है। इधर डीएनए नहीं है तो यहाँ रेडियोग्राफ वगैरह कुछ नहीं है ना। मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब वगैरह इधर नहीं है इसलिए यहाँ नहीं जल रहा है। जहाँ जहाँ डीएनए वहाँ वहाँ पर ही जल रहा है। तो ये आपको ऐसे बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे बैंड मिल गए, ठीक है ना। तो ये ऐसे बैंड है, ये है जो बैंड निकला है यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये जो आपके पास ये बैंड मिला है ये पूरा, ये है डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक जीव का दूसरे जीव का, सभी जीव का ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल के क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, है ना, कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितने अंतर पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। किसका किसका डीएनए का जो सेगमेंट है वो मैच कर रहा है, किसका डीएनए का सेगमेंट मैच नहीं कर रहा है ना। तो दो भाई बहन है ना, उसके भी डीएनए के ऐसे जो यहाँ पर बैंड दिखाई दे रहे हैं वो मैच नहीं करते हैं, है ना। कुछ कुछ अलग रहते हैं, सब नहीं रहेंगे, सेम बहुत सारे रहेंगे, कुछ कुछ बस हैं जो अलग रहेंगे, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट सेम फिंगरप्रिंट किसमें देखने को मिलेगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। जो ट्विंस, जो बच्चे पैदा हुए हैं एक ही जाइगोट से, तो उनके जो डीएनए जो कंटेंट है वो एकदम सेम रहता है। इसलिए इन दोनों के जो फिंगरप्रिंटिंग है, जो दोनों के है ना, दोनों मोनोजाइगोटिक बच्चे के जो फिंगरप्रिंट हैं ट्विंस के वो सेम रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर ऐसे तुलना की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में ऐसा जो डाटा दिया गया उसके बारे में यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या लिखा है, पैटर्नल क्रोमोसोम लिखा है, यहाँ पर मैटरनल क्रोमोसोम। मतलब सिंपल सी बात है, हमको एक क्रोमोसोम माता से मिलता है, एक क्रोमोसोम पिता से मिलता है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 7 है, फिर क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 16 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, इन दोनों का क्रोमोसोम हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये जो डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर ये सब डिब्बे, ये है रिपीट्स। रिपीट्स का मतलब जो डीएनए रिपीट्स, जो VNTR बोल रहे हैं ना, वो है ना। तो क्रोमोसोम नंबर 7 में यहाँ पर ये जो रिपीट्स हैं वो देखिए कैसे, एक में ऊपर में 3 दिखाई दे रहा है, एक में इधर 4 दिखाई दे रहा है। ये ए का है, किसका, ए का है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 7 में ए के क्रोमोसोम नंबर 7 में जो रिपीट है वो कैसे है, एक है 3 और एक है 4। एक इंडिविजुअल बी है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 7 में ये रिपीट्स कैसे हैं देखिए, इसको आप काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 रिपीट्स हैं और एक में है 9 रिपीट्स। ठीक है, तो ऐसे आपको रिपीट्स में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ये सब काउंट कर लीजिएगा, ये रिपीट्स बताते हैं। फिर आपने क्या किया, इसका आपके पास यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला। फिर आपके पास जो सस्पेक्ट है ए और बी, इसका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर आपके पास एक ब्लड सैंपल था, उसका आपने यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 7 का आपने किया, क्रोमोसोम नंबर 2 का किया और क्रोमोसोम नंबर 16 का किया। तो ऐसे आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके पास दो इंडिविजुअल्स थे जिसको आपने क्या किया है, ऐसे मतलब निकाल के रखा है सस्पेक्ट के तौर पर कि इन दोनों में से कोई हो सकता है करके। तो आपने इसका भी डीएनए का बैंड निकाला और इसका भी डीएनए का बैंड निकाला। अब आप यहाँ पर मैच कर रहे हो कि दोनों में से किसका डीएनए है जो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मैच कर रहा है क्या, यहाँ सीधा सीधा तो कुछ नहीं हुआ, ये अलग जगह मैच कर रहा है, फिर यहाँ पर अलग जगह, फिर ये मैच कर रहा है, फिर ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है ऐसे। तो ऐसे आपको रिपीट्स देखने को, तो ए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ये बी से मैच करके देखते हैं, बी से मैच करके देखते हैं क्या हो रहा है, बी से ये मैच कर रहा, ये भी मैच कर रहा, ये मैच कर रहा, ये भी मैच कर रहा, ये भी, और ये भी मैच कर रहा, तो एकदम सेम मैच किया भाई बी से। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, ये जो सैंपल आपने लिया था वो किसका है, बी का है, किसका, बी का। ठीक है, तो ऐसा आपको ये चीज पता चल जाता है। यहाँ पर ये जो 1 2 3 करके सब लिखा है ना, ये रिपीट्स की संख्या है। जैसे यहाँ पर रिपीट्स दिए हैं ना, ऐसे इसको काउंट करोगे तो वैसा रिपीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा रिपीट रहेगा उतना ही पीछे रहेगा, जितना छोटा रिपीट रहेगा उतना ही वो सामने रहेगा। जाहिर सी बात है, छोटे सेगमेंट सामने में रहते हैं, बड़े सेगमेंट पीछे रहते हैं। यही तो पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो ये ऐसा है। ठीक है, अब आपको एक सवाल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा और उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले इसका यूज़ देख लेते हैं, पहले इसका यूज़ क्या है देखिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसका यूज़ करते हैं पैटर्निटी एंड मैटरनिटी डिस्प्यूट्स में। मतलब हमको किसी की पहचान करना है ना, माता पिता से इसकी पहचान करना, उसमें अंतर बताना है या फिर समानता बताना है, तो ऐसा हम यूज़ करते हैं। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरेंसिक्स में, बिल्कुल कोई क्रिमिनल है उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उसका यूज़ करेंगे, या फिर फॉरेंसिक में उसकी पहचान के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना, ताकि हम उसकी पहचान कर सकें कि ये जो जहाँ पर हमको सैंपल मिला है वो उसी क्रिमिनल का है या नहीं, है ना। जो बड़े बड़े देश रहते हैं वहाँ पर सभी लोगों के डीएनए फिंगरप्रिंट को रखा जाता है। अगर कहीं पर कोई भी सैंपल मिलता है तो उसको तुरंत मैच कर लिया जाता है कि किसका हो सकता है, हमारे इस देश में जो लोग हैं उसका किसका हो सकता है, ऐसे करके मैच करते हैं, और जिससे मैच हो जाता है उसको फिर तुरंत पकड़ लिया जाता है। तो बड़े बड़े देशों में ऐसा थोड़ा सा एडवांस है ना। ठीक है, अब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, बिल्कुल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन है ए, है ना, अब इसका एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट से इसके ऐसे ना ऐसे 3 4 हिस्से हो जाते हैं, है ना, मान लो। तो यहाँ पर 4 5 लोग का एक्सीडेंट हो गया है, मान लो, है ना, 4 5 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें से अब ये सब ऐसे कुछ कुछ पार्ट, हाथ वगैरह टूट गया, थोड़ा सा अलग हो गया है ऐसे, है ना। तो ये पार्ट इसी का है, ये सब पार्ट इसी के हैं। कैसे पहचाना जाता है, इस पार्ट की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, इसकी भी करेंगे और इसकी भी करेंगे। अब ये तीनों पार्ट इस ए के हैं नहीं, वो देखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसका जो डीएनए बैंड है वो सेम इसके जैसा है, इसकी सबसे पहले किया आपने,
उसके बाद आप इसकी कर रहे हो तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है ए से, ये मैच कर रहा है इससे, ये वाला जो पीस है ये भी मैच कर रहा है ए से, ये वाला पीस ये भी मैच कर रहा है इससे। तो ये जो तीनों पार्ट हैं जो अलग अलग आपको मिले हैं वो इसी के हैं करके ऐसा कंफर्म नहीं हो जाएगा क्या इसी का है करके। तो ऐसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एकदम इजी है। बस आपको कुछ क्वेश्चंस हैं नीट के हिसाब से उसको मार करके रखने हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये है क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर हमने एक सस्पेक्ट, हमको एक सैंपल मिला है ना। अब हम ये बोल रहे हैं ये जो सैंपल है ए करके, ये सैंपल क्या है, हमको तीन सस्पेक्ट मिले, एक दो और ये तीन, इन तीनों में से किसी एक का है ऐसे करके, है ना। तो उस जगह पर चोरी, अब इसको हमें कहानी के रूप में पढ़ते हैं कि मैं हूँ, मेरा एक 2 रुपया का पेन यहाँ से चोरी हो गया। अब 2 रुपया का जो पेन है 2 रुपया वाला, वो कौन चुरा के ले गया कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक बाल मिला। क्या मिला? बाल। अब वो जो बाल है वो मेरे बाल से मैच कर रहा है क्या, सबसे पहले मैंने ये देखा। फिर मैंने अपना जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया और वहाँ पर जो बाल था उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया। अब दोनों में मुझको अंतर देखने को मिला, मतलब ये जो बाल है वो किसी और का है और वो कोई और वो हो सकता है जो यहाँ पर मेरा वो 2 रुपये वाला पेन चुरा के ले गया, है ना। तो मैंने क्या किया, उसका ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर ऐसे निकाल लिया, है ना, जो एक्स्ट्रा बाल मिला था उसका। अब मैं बोल रहा हूँ कि तीन लोग हैं, तीनों पर मुझे डाउट है, तीन लोग आए थे तो तीनों में से कोई एक हो सकता है ऐसे करके, है ना। फिर मैंने क्या किया, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इसका बैंड निकाल लिया, ये बैंड मुझको मिल गया। अब मैं देख रहा हूँ ये जो सस्पेक्ट जो तीन है उसको किस, इस जो सैंपल है उससे मैच कर रहा है नहीं किस, या फिर किसका मैच कर रहा है। तो इसका मैच कर रहा है क्या, देखो तो बिल्कुल नहीं कर रहा। कितनी जगह मैच कर रहा है देखिए तो, एक जगह ये मैच कर रहा है, एक जगह ये मैच कर रहा है और एक जगह ये मैच नहीं, ये मैच कर रहा है ना। तो तीन जगह पर मैच हुआ, बाकी तो नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए, ये नहीं है तो ये आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, फिर आप दूसरा का करते हो, दूसरा का देखो क्या कर, यहाँ पर बैंड, यहाँ पर भी बैंड, यहाँ बैंड, यहाँ पर भी बैंड, यहाँ पर जो बैंड है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो बैंड है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर बैंड, यहाँ पर बैंड, यहाँ पर भी सेम। तो ये तो एकदम कन्फर्म है ना। तो दूसरा जो है वो दोषी साबित हो गया कि इसी ने मेरा 2 रुपया वाला पेन चुरा के ले गया, यही चोर है, दे रे मेरा 2 रुपया वाला पेन इसे। ठीक है, तो ऐसा आप निकाल सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे रहते हैं, उसको आप खुद से क्वेश्चन करके देखिए, और अगर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर बताइएगा, बिल्कुल इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया खत्म, आपका चैप्टर 6 का पूरा जो क्वेश्चंस हैं, जितना भी टॉपिक था वो सब का सब हो गया खत्म। अब हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो फिर धन्यवाद। ठीक है।